Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन. ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं. फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन चैप्टर में सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम कुछ पढ़ेंगे जो हमें इन जनरल भी आप लोगों को पता है. ठीक है, और जो पता भी होना चाहिए आपको. नंबर वन इज लाइक फॉरेस्ट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट ये गॉड गिफ्टेड है, ये नेचुरल रिसोर्स है जो हमें मिला हुआ है भगवान से. इसको हम इसका अनदर नेम भी है, दैट इज़ अ ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर. अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई द नेचुरल रिसोर्स विच इज़ टर्म्ड एज ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर, तो आपको उसमें आंसर क्या देना है? फॉरेस्ट. ठीक है, कि फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर भी बोलते हैं. अब आगे बारी आती है फॉरेस्ट की डेफिनेशन की. अगर आपको फॉरेस्ट की कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? फॉरेस्ट इज एन एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज दैट कंप्राइजेज ऑफ एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. जो आपका फॉरेस्ट है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने घने ट्रीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी के ट्रीज़ होते हैं जिसके बीच और वो जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, डेंस ट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपके बहुत सारे एनिमल्स हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके डीकम्पोजर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस इज फॉरेस्ट. ये आपको पता होना चाहिए बच्चे. देखो, आपको इतना तो पता है ना कि 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स टोटल सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. पूरे हमारे वर्ल्ड में 3/4 जो एरिया है वो वाटर का है. मीन्स 1/4 और यू कैन से 25% जो आपका लैंड सरफेस है, और वो 25% जो हमारा लैंड सरफेस है उसका 1/3 जो है वो आपका फॉरेस्ट है. ओके, 25% का जो 1/3 एरिया है वो आपका कवर्ड विद फॉरेस्ट है, जहाँ पे आपके डेंस ट्रीज हैं जिनको आप फॉरेस्ट टर्म के नाम से जानते हो, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है, इस टाइप के फॉरेस्ट हैं आपके. और जो आपका 2/3 एरिया है उसका 25% का, वो आपका इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय ह्यूमंस. वहाँ पे वो रहते हैं या वो वहाँ पे डेजर्ट्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, 2/3 एरिया में है वो, 25% के 2/3 एरिया में. ओके बेटे, ये तो कुछ थे हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. अब आगे बारी आती है फॉरेस्ट एज अ हैबिटेट की, कि फॉरेस्ट जो है वो हैबिटेट रहने के काम आता है. वहाँ पे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे रहते हैं, तो वो हमने कौन से वो देखते हैं. फॉरेस्ट इज़ अ होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉरेस्ट जो है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है. प्लांट्स देखो, जहाँ पे बहुत सारे आपके पेड़, बहुत ज़्यादा हमने डेफिनेशन में भी किए हैं, वो फॉरेस्ट है. और वहाँ पे आपके जो बहुत सारे एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं. अब ट्रीज़ किस टाइप के रहते हैं, किस टाइप के ट्रीज़ आपको ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे टीक हो गया, सीमल हो गया, शीशम हो गया, आंवला हो गया, कचनार हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं. ये मैंने वो ट्रीज़ की आपको बात की है जिनकी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, तो उसमें आप क्या एग्जाम्पल्स होंगे? टीक हो गया, सीमल हो गया, शीशम हो गया, आंवला हो गया, कचनार हो गया. ठीक है. ऐसे ही आगे जो है आपके वहाँ पे आपके वैसे ट्रीज श्रब्स भी मिलते हैं जिनकी से आपकी दवाइयाँ बनती हैं, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती हैं. ठीक है, तो मेडिसिनल श्रब्स आर यूज्ड फॉर आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस. फिर मेन मतलब जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे घास भी होता है, ग्रास. मैनी ग्रासेस आर यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन. ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्रास से, वो भी वहाँ से मिलते हैं. और जो बिग एनिमल्स हैं जैसे आपके बोर है, बाइसन है, एलिफेंट्स है, पॉर्क्यूपाइन है, लायन है,
ये सारे एनिमल्स हैं, या और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपके डेंस फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये आपको छोटे फॉरेस्ट में नहीं मिलते, पर जो बहुत सारे डेंस बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे आपको ये बड़े बड़े एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे अब स्नेक है, लिजर्ड्स है, मंकीज़ हैं और बर्ड्स हैं। ये सारे कहाँ रहते हैं? ये सारे एनिमल्स दे मेक देयर होम्स इन ट्रीज़। तो जब फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, तो वो इन इतने सारे ट्रीज़ में वो कितने ऑर्गेनिजम्स को अपने रहने की जगह मिलती है। तो ये जो एनिमल्स आपके ट्रीज़ में रहते हैं, जब जैसे मंकीज़ हो गए, बर्ड्स हो गए, लिजर्ड्स होगी, स्नेक्स हो गई, ये सारे के सारे ट्रीज़ में अपना घर बनाते हैं। देन कम्स, अब देखो, फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज शेल्टर एंड फूड फॉर ट्राइब्स। अब जो ट्राइबल लोग हैं, वो जो जंगलों में रहते हैं, उन लोगों को खाना कहाँ से मिलता है, या वो रहते कहाँ पे? वो फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट में जो इतने ट्रीज़ हैं, वो ट्रीज से उनको उनका खाना मिलता है। ठीक है बेटा। अब ये देखो, ये मैंने जो अभी मैंने आपसे बात की फॉरेस्ट एज अ हैबिटेट की, तो ये मैंने एक आपको कोलाज बना के दिखाया कि ये जितने एनिमल्स हैं, ये देखो हर टाइप के कितने एनिमल्स की कोशिश की है। छोटे एनिमल्स भी हैं, बड़े एनिमल्स भी हैं। आपके ये जो एनिमल्स हैं, ये इतने सारे, ये ग्रीनरी में रह रहे हैं, सारे के सारे आपके जंगल में रहते हैं। ठीक है बेटा। अब बारी आती है हमारी लेयर्स इन द फॉरेस्ट की। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में देखा जाए तो लेयर्स में डिवाइड हुआ होता है। टिपिकल जो फॉरेस्ट की लेयर्स हैं, वो दो लेयर्स हैं, ओवर स्टोरी एंड अंडर स्टोरी। ओवर स्टोरी एंड अंडर स्टोरी। अब जो ओवर स्टोरी का एक और नाम भी है, जिसको हम बोलते हैं सनी लेयर। अगर आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं गिव अनदर नेम फॉर ऑफ ओवर स्टोरी, तो आपने क्या बोलना है? सनी लेयर। ठीक है, ये जो इसको क्यों सनी लेयर नाम दिया जाता है, ये जो ओवर स्टोरी जो है, ये बेसिकली आपके जो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, उनसे आपकी ओवर स्टोरी बनती है। इनको सनी लेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लंबे ट्रीज होते हैं, तो जित उनके ऊपर सीधा आपकी सन सन की रे सीधी उनके ऊपर पड़ती हैं, इसलिए उनको सनी लेयर बोलते हैं। और ठीक है, अभी हमने बात की टिपिकल फॉरेस्ट लेयर्स की, ओवर स्टोरी एंड अंडर स्टोरी। ओवर स्टोरी तो मैंने आपको बता दिया, जिसको हम सनी लेयर भी बोलते हैं, और जो अंडर स्टोरी है उसको हम, दूसरा नाम उसका क्या है? लोअर लेयर। ठीक है, अब इस लेयर में क्या होता है? हर्ब्स होगी, श्रब्स होगी, जो छोटे छोटे आपके होते हैं ना, प्लांट्स ज़्यादा बड़े नहीं है, हर्ब्स एंड श्रब्स, वो आपके लगे होते हैं। देन कम्स, जो अंडर स्टोरी है, उनको दे डज नॉट गेट प्रॉपर सनलाइट। अब क्यों अंडर स्टोरी प्लांट्स को आपकी सनलाइट नहीं मिलती? क्योंकि जो हर्ब्स एंड श्रब्स हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, वो ज़्यादा आपके बड़े नहीं होते हैं। ये जो हर्ब्स एंड श्रब्स हैं, देखा जाए तो जो आपके टॉल ट्रीज हैं, जितने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके नीचे जब हर्ब्स एंड श्रब्स आएंगी, तो जो सनलाइट है ज़्यादा उनके ऊपर पड़ती है, और उसके कारण नीचे हर्ब्स एंड श्रब्स तक अंडर स्टोरी लेयर पे वो नहीं पहुंच पाती है, इसलिए उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है। ठीक है, और अब आपको पता होगा, जो ब्रांचेस ऑफ अ ट्री फॉर्म इट्स क्राउन, मतलब कि जो आपके ट्रीज है, ट्रीज की अपनी शेप होती है। वो किस शेप में वो ट्रीज हैं, ब्रांचेस उसकी किस शेप में बनी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको हम कहते हैं क्राउन। ठीक है, और जब बहुत सारे ट्रीज के क्राउन को हम इकट्ठा देखते हैं ऊपर से, तो उसको हम बोलते हैं कैनोपी। मीन्स अगर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैनोपी एंड व्हाट इज क्राउन। ठीक है, अब जो कैनोपी क्या है, बहुत सारे ट्रीज के ऊपर से आप देखोगे तो क्राउन्स को हम इकट्ठे को बोलते हैं कैनोपी। तो कैनोपी इज अ होम टू मैनी एनिमल्स एज फूड इज अबंडेंट हियर। जो कैनोपी है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। तो वो जो आपके ट्रीज के ऊपर जो एनिमल्स आपके रहते हैं, उनको वो क्यों वहाँ पे रहना पसंद करते हैं? क्योंकि उनको वहाँ से फूड बहुत ज़्यादा मिलता है, ट्रीज की अपर लेयर से।
कैनोपी से वहाँ पे बहुत सारा फूड होता है और वो उनको अवेलेबल वहाँ से मिल जाता है, खाने पीने की उनको दिक्कत नहीं होती, इसलिए एनिमल्स वहाँ पे ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं। ठीक है बेटा। अब जो मैंने अभी आपके साथ बात की थी ट्रीज़ की, जो कि आपके लेयर्स की बात की थी अभी हमने, अब वही मैं आपको, जो मैंने आपको पहले समझाया वही मैं आपको ये पिक से समझा रही हूँ। ये देखो लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट लिखा हुआ है, ट्रीज की लेयर्स है। सबसे नीचे जो है अंडर ग्रोथ लेयर है, इसमें छोटे 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 ये ट्रीज हैं, ग्रास है, जिसको आप श्रब्स बोल देते हो, हर्ब्स बोल देते हो। ठीक है, ये अंडर ग्रोथ लेयर है। और ये आपकी श्रब्स की लेयर आ जाती है, जहाँ पे आपके रोजेस वगैरह आ जाते हैं, और यहाँ पे आपकी जैसे और आपके तुलसी एंड ऑल, वो सारे आपके आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर जाओ, जो आपके ट्रीज़ की ये जो आपने हमने क्राउन डिस्कस किया था, ऐसे ऐसे ट्रीज़ की जो फॉर्मेशन है, इसको हम क्राउन बोलते हैं। इनको अब हम ऊपर से देखेंगे तो ये इसका दिस इज़ अ कैनोपी लेयर। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए छोटी सी पिक लगी है। यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा ट्री दिख रहा है, जिसको हम इमर्जेंट लेयर या सनी लेयर या ओवरग्रोथ बोलते हैं। तो ये सिर्फ एक दिखाया गया, बट फॉरेस्ट में एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो इसको हम सनी लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि सारे डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट फ्लोर की। ये आपका फॉरेस्ट फ्लोर है। फॉरेस्ट फ्लोर इज डार्क डैम्प फुल ऑफ डेड लीव्स एंड डेड प्लांट्स। ये देखो क्यों ये डार्क होता है, क्योंकि जब ये ऊपर जो आपके बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे तो उनके कारण क्या होता है, सनलाइट जो है यहाँ तक नीचे तक प्रॉपर नहीं जाती, यहाँ तक नहीं पहुँचती है। यहाँ तक जब कभी आप देखोगे, जहाँ पर आपने टीवी में देखा होगा पिक्चर्स में, जब अमेज़न फॉरेस्ट वगैरह दिखाते हैं, दे हाईली डेंस्ड फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे देखो कहीं पे आपको हल्की सी रे ऑफ सनलाइट नज़र आती है नीचे प्लांट से। नीचे नहीं तो इतनी सनलाइट नहीं आती है, ऊपर क्योंकि ट्रीज से वो छुप जाती है। तो नीचे जो आपकी लेयर होती है, जो फॉरेस्ट फ्लोर है, ये फ्लोर ये आपका डार्क होता है, डैम्प होता है, और यहाँ पे बहुत सारी आपकी डेड लीव्स और डेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली दिस इज द एरिया वेयर योर इंसेक्ट्स एंड बग्स लिव। क्योंकि वो ये जो इंसेक्ट्स हैं, बग्स हैं, और ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, और फिर उनको ह्यूमस में बनाते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे बात आती है हमारी इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। अभी तक हमने बात की कि जो हमने फॉरेस्ट के बारे में बात की, हमने उसकी लेयर्स के बारे में बात की है। तो अब आता है कि बहुत और क्या क्या हमारे को फॉरेस्ट से चीज़ें मिलती हैं। तो फॉरेस्ट से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट से हमारी बात आती है बैम्बू की। बैम्बू से आप क्या करते हो, बैम्बू मिलता है, बैम्बू से हम क्या करते हैं, आपका फर्नीचर बनता है, बास्केट्स बनती हैं, या आपकी लेडर्स बनती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें बनती हैं, या आपका टी के ट्री से भी आपका फर्नीचर जो है, अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर वो भी बनता है। ऐसे आपका नीम ट्री है, नीम ट्री जो है उससे आपकी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए आपका नीम ट्री यूज़ होता है। जो फॉरेस्ट है वो आपका रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है पेपर के लिए, आपके जैसे या पेपर या और प्रोडक्ट्स के लिए। कहाँ से प्रोवाइड करता है, उसके जो ट्रीज़ हैं, गम, वैक्स, रबर, हनी, वो सारी चीज़ें हमारे को वहाँ से मिलती हैं। वहाँ के रॉ मटेरियल से हमारी पेपर और अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर है जो देखो ये फायरवुड एंड ड्राई लीव्स आर यूज एज किचन फ्यूल बाय द पीपल लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट। जो आपके आजकल की डेट में तो देखो ज़्यादा आपकी एलपीजी आ गई है, तो उसके कारण हमारी फायरवुड और ड्राई लीव्स किचन फ्यूल के लिए यूज़ नहीं होती। बट जो रिमोट एरियाज़ में अभी भी रहते हैं, या जो ट्राइबल लोग जो आपके फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको किचन फ्यूल के लिए जो है वो फायरवुड को और ड्राई लीव्स को आज भी यूज़ करते हैं, जो आपको फॉरेस्ट से इजीली आपको मिल जाता है। अब फिर आपकी तेंदू लीव्स हैं, कटेचू है, लैक है, रेजिन्स है, ये सारी आपकी बहुत सारी जो है, ये सारी और भी बहुत सारी ये इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है।
फॉरेस्ट जो है वो एनिमल्स को फॉडर प्रोवाइड करता है, कैटल है या और एनिमल्स हैं उनको आपका जो चारा जिसको हम बोलते हैं वो आपको फॉरेस्ट से मिलता है। फिर आपके बहुत सारे आपके जो फ्रूट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। फ्रूट्स जैसे आपके मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, लीची हो गई, एप्पल हो गया, पियर हो गया या और बहुत सारे, वो सारे के सारे फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं। आप लोग कभी जाओ फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में तो वहाँ पे आप देखोगे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में आपके बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे फ्रूट्स ऐसे लगे होते हैं, राइट। तो फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स आपको बड़े इजीली आपको फॉरेस्ट से मिल जाते हैं। अब जो मैंने आपको अभी बात बताई है फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, ये आपके सामने कोलाज बना हुआ है, ऊपर देखो सारा आपके फ्रूट्स लगे हुए हैं और नीचे आपकी और चीज़ें हैं जो इसमें आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, ये या हनी है या टैमरिंड है, ये सारी शिकाकाई, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको फॉरेस्ट से इजीली मिल जाती हैं और जो आपके डेली रूटीन में आपके हाईली यूज्ड होती हैं। ठीक है बेटा। तो अभी तक हमने फॉरेस्ट लाइफलाइन में पढ़ा है कि फॉरेस्ट के क्या हमारे लेयर्स होती हैं, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम करेंगे फॉरेस्ट की क्यों हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। आपने पढ़ा फॉरेस्ट की लेयर्स पढ़ी हैं, आपने हैबिटेट पढ़ा है, आपने उसकी जो है प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा है, क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की। तो अब हम इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। ये जो हमारी बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है, ये हमने कुछ हेडिंग्स में डिवाइड की हुई है। फर्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है ये तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वाटर साइकिल क्या होता है। पानी लैंड से इवापोरेट होके फिर ऊपर जाके कंडेंस होके फिर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आता है। ठीक है। अब ये देखो फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, डेंस ट्रीज होते हैं ना, डेंस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा। फॉरेस्ट में क्या कि तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि ट्रीज ही ट्रीज हैं, तो मीन्स प्लांट्स ज़्यादा है। अब ये आपने छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है प्लांट्स क्या करते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में होती हैं। उनकी जब हम प्लांट्स के जो रूट्स सॉइल में है, वो जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जो हम प्लांट्स को पानी देते हैं वो उनकी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और वहाँ से रूट से लेके ऊपर तक वो पूरी स्टेम लीव्स बिल्कुल टॉप तक प्लांट के वो जाते हैं पानी। ठीक है। तो प्लांट्स अब जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स, कई बार आप घर में देखते हो, घर में आप, हम लोग फॉरेस्ट की एग्जांपल नहीं ले रही, मैं घर में एग्जांपल दे रही हूँ आपको। आप जब अपने प्लांट्स को वाटर करते हो, वाटरिंग करते हो, जब हमने पानी लगाया प्लांट्स को, कई बार हम ज़्यादा लगा देते हैं। तो ज़्यादा पानी जो हम लगा देते हैं उसमें क्या होता है कि जितने तो रूट्स ने एब्जॉर्ब करके ऊपर तक लीव्स तक भेज दिया, प्लांट को जितनी ज़रूरत थी उतने उसने प्लांट ने अपना यूज़ कर लिया, और बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, जो एक्सेस वाटर है, वो सारा का सारा वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में आप सुबह देखो एक अर्ली मॉर्निंग के टाइम, तो वो जो आपको वाटर की जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर आपको ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे, वाटर की ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में वो लीव से बाहर आ जाता है, निकलता है। ठीक है। अब ये जो ट्रांसपीरेशन की थ्रू जो पानी प्लांट्स से निकला है, वो सारा का सारा वाटर वेपर वो कंडेंस हो जाता है और ऊपर जाके वो इवापोरेट होगा, वो कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद में वो जो है आपके क्लाउड्स बन जाते हैं। जब वो क्लाउड्स बनेंगे, फिर वो क्लाउड्स जो है वो रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में वो नीचे आता है, फिर दोबारा लैंड पे आता है प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो और यही साइकिल हमारा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उससे क्या होता है, हमारा वाटर साइकिल मेंटेन रहता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ट्रांसपिरेशन की जगह इवेपोरेशन पढ़ा था, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन।
ये इवेपोरेशन से भी होता है, और जो आपके प्लांट जो इवेपोरेशन जो आप वाटर सरफेस से पानी इवेपोरेट होता है सन के कारण, गर्माइश के कारण। अगर आपकी प्लांट्स जो है एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज करते हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू, तो उससे भी ये सर्कल आपका चलता है, फिर कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। तो ऐसे आपके फॉरेस्ट जो है वो वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये देखो, यही चीज़ मैंने आपको ये वाटर साइकिल के थ्रू समझा रही हूँ। ये सिंपल आपका वाटर साइकिल है जिसके बीच में इवेपोरेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रही है, कलेक्शन ऑफ वाटर हो रही है। ये सारा पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ से, फिर इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर कंडेंसेशन हो रही है, फिर प्रेसिपिटेशन हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये जो लीव्स, ये जो ट्रीज़ लगे हुए हैं यहाँ पे बने हुए हैं, ये ट्रीज़ के ऊपर भी तो आपके जो है इन ट्रीज़ की लीव्स में अगर आपकी रूट्स में ज़्यादा पानी चला गया, आपने ज़्यादा पानी इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, एक्सेस वाटर ट्रीज़ की लीव्स से ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकलेगा, वो जो निकलेगा वो भी तो आपका ऊपर जाएगा, इवेपोरेट होगा और वो कंडेंसेशन होगी, फिर ये प्रोसेस होगा। तो ऐसे जो है आपके ये जो आपकी फॉरेस्ट है वो आपके वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये तो हमारी थी बात, अभी पहले हमने हेडिंग की मेंटेनेंस ऑफ वाटर साइकिल। अब दूसरा है रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर में क्या है, अब देखो, जब आपके प्लांट्स को आप पानी देते हो, प्लांट्स में आप पानी देते हो तो क्या होता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, उसके कारण जो आपकी सॉइल जो है वो अब पोरस बन जाती है। पोरस मीन्स वो सॉफ्ट बन जाती है, वो हार्ड नहीं रहती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो आपकी रूट्स सॉइल पोरस होने के कारण जो रेन वाटर जो है वो इनके थ्रू सीप हो जाता है नीचे, उसके पोर्स बन जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं और नीचे जाती है ज़मीन में। जब रेन वाटर नीचे जाता है तो ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो रिचार्ज होता है, और उससे हमारा वाटर टेबल जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अगर पोरस होगी सॉइल आपकी, तो उसी कारण आपकी जो सॉइल के जो बीच में पोर्स हैं वो आपके खुल जाते हैं और वो नीचे पानी जाता है। अगर आप सोचो नीचे सॉइल के नीचे अगर आप एक मार्बल का हार्ड सरफेस लगा दो तो पानी नीचे जा ही नहीं पाएगा, और जो आपका वाटर टेबल है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। ग्राउंड वाटर जो है आपका रिचार्ज नहीं हो पाएगा, वाटर टेबल आपका डिप्लीशन पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स थर्ड वन कम्स प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो है फॉरेस्ट जो है आपके इन्वायरमेंट को भी बहुत प्रिजर्व करते हैं। वो कैसे प्रिजर्व करते हैं इन्वायरमेंट को, Forest plays an important role in preserving the environment. Green plants convert solar energy into chemical energy while making food. अब जो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके कारण जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं, सोलर एनर्जी, सन की प्रेजेंस में खाना बनता है, ऊपर से जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, और ये उससे वो अपना फूड बनाते हैं। अब मीन्स अब देखा जाए सोलर एनर्जी आपकी कन्वर्ट हुई है केमिकल एनर्जी में। अब जो एनिमल, जो ऑर्गेनिजम्स ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, अपना उनसे खाना लेते हैं, वो इनडायरेक्टली देखा जाए तो सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिजम्स को भी सोलर एनर्जी मिल रही है। एंड और जो ग्रीन प्लांट्स है दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, व्हाट प्लांट्स डू, दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्सहेल ऑक्सीजन। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासेस में। और जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स यू कैन से, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो इसके कारण जो जो ग्रीन प्लांट्स है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इसके कारण जो फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं
कि वो हमारी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देते, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करके रखते हैं। अब ये आप लोगों ने बेटा, मैंने चैप्टर जब ये शुरू किया था मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज ग्रीन लंग्स। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वाई फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज ग्रीन लंग्स, तो आपने उसमें ये आंसर देना है कि ग्रीन प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, उसके कारण इनको हम जो है ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी बात समझाई है कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, तो मींस बैलेंस है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट में कैसे मेंटेन होता है। ये देखो, प्लांट्स ने क्या करना है, प्लांट्स ने ऑक्सीजन देनी है, निकालते हैं ना, एक्सहेल करते हैं, और वो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन जो वो निकालते हैं वो कौन लेता है, एनिमल्स लेता है। और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स लेते हैं। मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दो जो लिविंग बींग्स हैं, ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। एक जो गैस एक्सहेल करता है, दूसरा वो गैस इनहेल करता है। इससे क्या है, हमारी दोनों गैसेस का इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल you explain the justify that the balance of oxygen and carbon dioxide is maintained in the environment, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे। तो आप उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स का पूरा इनका कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं वो बताओगे, राइट। फिर उसके बाद में ये डायग्राम भी ड्रॉ करोगे और ये डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है बेटा। नाउ कम्स नेक्स्ट, आपका जो इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की वो हमारी आती है, इट सपोर्ट सॉइल कंजर्वेशन। अब जो सब हमारे फॉरेस्ट हैं वो सॉइल को कंजर्व भी करते हैं। सॉइल को कंजर्व मीन्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको टॉप सॉइल की लेयर्स को रूइन नहीं होने देते, बहने नहीं देते। ठीक है, अब जो ये वो कैसे करता है, देखो जो हमारे ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट में ज़्यादा हमारे ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो बड़ी होती हैं, गहरी होती हैं। तो वो ट्रीज़ क्या करते हैं, जो रूट्स उनकी जो रूट्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो बेसिकली टॉप सॉइल को पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। ये जो टॉप सॉइल को वो होल्ड करके रखती हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो हवा चलने से या पानी के बहाव से वो इधर उधर नहीं जाती, वो एक जगह पे टिकी रहती है। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, और जो सॉइल इरोजन नहीं होती है। अब देखो जो आपके फॉरेस्ट है जहाँ पे आपके प्लांट्स भी हैं, ये फॉरेस्ट या यू कैन से जहाँ पे आपके प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ पे आपकी सॉइल इरोजन नहीं होती है, सॉइल कम नहीं होती है। बट यही आप देखो डेजर्ट एरिया में जहाँ पे प्लांटेशन कम है नहीं है, वहाँ पे क्या बारिश होती है या आपकी विंड चलती है तो उस बहाव से आपकी सॉइल भी उड़ती है। बट ये जो ट्रीज़ हैं उनकी रूट्स इस काम के ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये सॉइल को इरोड होने से बचाती हैं, एक जगह पे इकट्ठी करके रखती हैं। इससे हमारी जो सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। तक देखो हमने फॉरेस्ट के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस भी डिस्कस कर ली है, उसके प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट एक सिस्टम है, वो कैसे एक सिस्टम कहते हैं, हम क्यों एक सिस्टम कहते हैं फॉरेस्ट को, वो डिटेल में समझते हैं। अभी देखो फॉरेस्ट एज अ सिस्टम में, फॉरेस्ट बेसिकली एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम आप बोल सकते हो कि फॉरेस्ट अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम है। उसके बीच में फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स हैं, तो ऑल दीज ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं। आपने पढ़ा हुआ ना छोटी क्लासेस में पहले कि जो ग्रीन प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसलिए क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये
अगर कोई आपसे बोले व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये साइंस के 7th क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस भी किया था ना। ग्रीन प्लांट जो है वो खुद ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स हम बोलते हैं। तो ये जो ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स है, ये क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो बाकी एनिमल्स हैं वो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है, एक कैटेगरी तो आ गई जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स, जिसके बीच में ग्रीन प्लांट्स आते हैं। अब देयर आर एनिमल्स हु कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है ना ये पहले चैप्टर्स में कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स क्या होते हैं। तो अब ये जो है आपने जो अब कुछ एनिमल प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स उन्होंने खाना खुद बनाना है, और जो कुछ एनिमल्स है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, या हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, या ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके कारण क्या है कि जो एक ने खाना बनाया, ऑटोट्रॉफ्स ने जो खाना बनाया, वो इनडायरेक्टली हेटेरोट्रॉफ्स ने कंज्यूम किया। तो ये जो खाना एक्सचेंज होता फूड है ऑटोट्रॉफ से हेटेरोट्रॉफ्स तक, उसको हम एक्सचेंज ऑफ फूड को हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। कि जो आप खाना एक ऑर्गेनिज्म से खाना जो है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म ले रहा है, उसकी डिपेंडेंस है उसके ऊपर, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। अब जैसे इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको, मतलब सिंपल एग्जांपल है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी से लेके वो अपना खाना अपने आप बना रहे हैं। और आपका डियर है वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करता है, वो उनको खाता है। तो बेसिकली वो जो सोलर एनर्जी है, वो जो एनर्जी प्लांट्स ने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में और उन्होंने फूड बनाया, वो फूड इनडायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली किसने खाया है? डियर ने। तो देखा जाए तो वो जो सोलर एनर्जी है वो डियर के पास भी तो गई है ना खाने के थ्रू। अब जो आपके आगे हम कैटेगरी पे जाते हैं, जो आपके कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, अब जैसे जो आप इनके ऊपर फ्लैश के ऊपर ही फीड कर रहे हैं, लाइक लायन है। अब जो लायन है वो आपका डियर के ऊपर फीड करेगा, डियर को खाता है, जब वो उसको खाएगा तो बेसिकली वो जो सोलर एनर्जी उसमें आई है थ्रू अ साइकिल, थ्रू प्लांट्स, है ना, प्लांट से डायरेक्टली लिए सन से, तो वो लाइन में भी आई है। तो ये जो आपका एक्सचेंज ऑफ फूड हो रहा है, जो आपके प्लांट से डियर में गया, डियर से आपका लाइन में गया, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। ये आपकी सिंपल फूड चेन है, ठीक है। अब ऐसे अब फॉरेस्ट में तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, एक एनिमल तो है नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ एनिमल्स हैं। अब वो जो इतने सारे एनिमल्स हैं तो वहाँ पे बहुत सारी जो आपकी फूड चेन्स होंगी। अब ये तो नहीं है कि ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो लायन है, लायन ने सिर्फ डियर को ही खाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जो लायन है, लायन एक कार्निवोर एनिमल है, और जो आपका डियर है वो डियर एक हर्बीवोर एनिमल है। तो कार्निवोरस एनिमल्स ने हर्बीवोर्स एनिमल्स को खाना है। कोई भी हर्बीवोर एनिमल हो सकता है, वो जरूरी थोड़ा ना वो डियर ही है, कोई और भी हो सकता है। सो इसलिए जो आपके कार्निवोर एनिमल है वो सिंगल हर्बीवोर एनिमल को फीड तो नहीं करते, प्लेंटी ऑफ हर्बीवोर एनिमल जो भी इनको दिखेंगे उनको वो खाएगा। सो ये इसलिए मतलब ये जो बहुत सारी चेन्स है कि अगर ए एनिमल नहीं आया तो हर्बीवोर्स का बी एनिमल आ गया, बी एनिमल नहीं आया तो सी एनिमल आ गया, उन्होंने इनको खाए, तो इतने ऐसे बहुत सारी चेन्स आपकी बनती है। तो वो जो आपकी चेन्स बहुत सारी बनती है, इंटरलिंक्ड चेन्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं फूड वेब। जैसे मैंने आपको हर्बीवोर्स की एबीसीडी कैटेगरीज बताई हैं, ऐसे कार्निवोर्स की एबीसीडी कैटेगरीज भी है, उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये तो नहीं है ना कि एक ही एनिमल है। तो ये बहुत सारी जो आपकी फूड चेन्स एग्जिस्ट होती है, इंटरलिंक्ड होती है, उनको मिला के हमारी फूड वेब बनती है। सो ये दो टू आपके लिए जो टर्म्स हैं ये न्यू है, फूड चेन एंड फूड वेब।
आगे मैं आपको इसको इसके एक सिंपल डायग्राम से भी आपको समझाऊंगी, आपको समझ आएगा। बट आपके लिए नई टर्म्स है, इनको आप समझ लो इजीली, आपको मतलब दिस आर वेरी इजी, आपको समझ बड़े आराम से आ जाएंगी फूड चेन में कि जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा तीसरे के ऊपर कर रहा है, उसको हम फूड चेन कहते हैं। और बहुत सारी फूड चेन्स इकट्ठी हो जाती है तो उनको हम फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मान लो एक भी कंपोनेंट फूड चेन में या फूड वेब में आपका डिस्टर्ब हो जाता है, इफ़ वन कंपोनेंट गेट्स डिस्टर्ब्ड इट्स इफेक्ट कैन बी सीन ऑन द अदर। मतलब अगर एक आपका कंपोनेंट उसमें डिस्टर्ब हो गया तो उससे क्या होगा, आपके जो बाकी जो उसका जो पूरी फूड चेन के ऊपर आपका इफेक्ट दूसरे के ऊपर नजर आएगा। इसकी एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपके जो हर्बीवोर्स एनिमल है, हर्बीवोर्स एनिमल्स का जो है आपकी नंबर ऑफ हर्बीवोर एनिमल्स कम हो गए। अगर आपके नंबर ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल्स मींस जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं वो अगर आपके कम हो जाते हैं तो क्या होगा, वो जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं जब उनकी नंबर कम हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, प्लांट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके ज़्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि उनको कंज्यूम करने के लिए हर्बीवोर एनिमल्स कम हो गए। और जब हर्बीवोर्स एनिमल्स कम होंगे तो क्या जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं जिन्होंने फीड ही हर्बीवोर्स को करना है, उनकी हंगर पूरी फुलफिल नहीं हो पाएगी, उनकी फूड रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, उनका नंबर भी कम हो जाएगा और आपका प्लांट्स का नंबर बढ़ जाएगा। आपका पूरा बैलेंस एक जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं बेसिकली जो आपकी ये फूड चेन्स एंड फूड वेब्स हैं ये बेसिकली क्या शो करती हैं कि जो आपकी और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में कैसे एनर्जी फ्लो होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और कैसी उनकी इंटरडिपेंडेंस है। क्योंकि अगर आपका कार्निवोर्स का नंबर कम, मैंने आपको भी जैसे एग्जांपल दिया, हर्बीवोर्स का नंबर कम हो जाता है तो कार्निवोर्स के ऊपर भी इफेक्ट होगा, उनका भी नंबर कम हो जाएगा और आपके प्लांट्स हैं वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ जाता है तब भी ऐसे ही होता है, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये और जितने ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के ऊपर जो है वो इंटर डिपेंडेंस उनकी है और एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है बेटा, अब यही चीज़ हम एक फॉरेस्ट एज अ सिस्टम को मैंने एक आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये देखो सबसे ऊपर जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स है। हेट्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स जो है वो 3 तरह के हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ठीक है, अब हार्बीवोर्स आप लोग ये पढ़ चुके हो पहले छोटे क्लासेस में। हार्बीवोर्स कौन से होते हैं, वो जो अपना खाना ग्रीन प्लांट से लेते हैं, जो प्योरली वेजिटेरियन होते हैं, ग्रीन प्लांट शाकाहारी जो अपने ग्रीन प्लांट से खाना लेते हैं। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना जो है वो हर्बीवोर्स से लेते हैं, ओमनीवोर्स से लेते हैं, या वो अपने आप वो कार्निवोर्स को ही खाते हैं। मीन्स अब ये इसकी क्या है कि जो कार्निवोर्स हैं वो फ्लैश ईटिंग आपके एनिमल्स होते हैं, इसके बीच में ये हार्बीवोर्स एनिमल्स को या डियर वगैरह को जो प्लांट्स खाते हैं, गोट वगैरह उन सबको खाएंगे, या ये क्या करते हैं ये ओमनीवोर्स एनिमल्स को खाएंगे, या ये कार्निवोर्स को भी खाते हैं। मीन्स जैसे लायन है, अगर उसको और कुछ नहीं मिला, अगर उसका दाल लगता है वो लेपर्ड को भी खा सकता है, वो चीते को भी खा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खा सकता। सो मीन्स कार्निवोर्स एनिमल्स कैन ईट हार्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स, तीनों खा सकते हैं। और जो ओमनीवोर्स है, ओमनीवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना जो है वो ग्रीन प्लांट से लेते हैं या वो मीट भी खा लेते हैं। मीन्स वो फ्लैश ईटिंग भी है और वो ग्रीन प्लांट भी खाते हैं। इनकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल अगर आप कोई आपसे पूछे तो वो ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ है। नॉन वेज फूड भी खाते हैं, मीन्स मीट भी खाते हैं, और वो प्लांट्स, वेज मीन्स प्लांट से खाना भी खाते हैं। ठीक है बेटा, अभी देखो जो मैंने आपको फूड चेन पहले बताई थी, ये सन है, सन की प्रेजेंस में
ग्रास या प्लांट्स यू कैन से वो अपना खाना बना रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। और जो ये हर्बीवोर्स है, डियर की एग्जांपल दी है, डियर इसके ऊपर फीड कर रहा है, इसको खा रहा है। और उसके बाद में कार्निवोर्स है, लायन, लायन जैसे वो डियर को फीड कर रहा है। तो बेसिकली जो सन की एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो प्लांट्स के थ्रू, डियर के थ्रू किस में जा रही है, लायन में जा रही है। ठीक है, ये सिंपल फूड चेन है। अब आगे हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब में मैंने आपको क्या बोला, जब बहुत सारी फूड चेन्स इकट्ठी होती हैं उनको हम फूड वेब बोलते हैं। अब जो ये देखो, ये जैसे एक फूड चेन ये है, राइट, दूसरी फूड चेन ये है, ठीक है, तीसरी फूड चेन ये है, चौथी फूड चेन ये है, ऐसे बहुत सारी हैं। तो इन सब में क्या है कि ये जो है आपका, ये इसको फॉक्स को भी खा रहा है, फॉक्स को भी खा सकता है जो आपका कार्निवोर्स है, और ये इसको भी खा सकता है। देन ये इसको खाएगा, या ये फॉक्स को, ये देखो ये वल्चर, उस ईगल भी आपकी खा लेगी। तो मीन्स एक जो एनिमल है कार्निवोर जो है, वो दूसरे कार्निवोर को भी खा सकता है, वो हर्बीवोर को भी खा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी फूड वेब की एग्जांपल है। फिर से मैं आपको फूड एज अ सिस्टम को ही आगे, वो मैं पहले आपको इसके वो समझाई हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। अब उस फूड एज अ सिस्टम को ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, जब व्हेन एन एनिमल और प्लांट डाइज, जब कोई प्लांट या एनिमल डाई कर जाता है, मर जाता है, तो इट्स डेड रिमेन्स रॉट। उसके डेड रिमेन्स जो है वो पड़े रहते हैं ना, फॉरेस्ट में कौन उठाएगा, फॉरेस्ट में वो अपने आप गलना शुरू हो जाते हैं। वो गलना शुरू हो जाते हैं, वो गलने के बाद में अपने आप ही वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में कोई नहीं आएगा ना उनको उठाने के लिए। वो अपने आप विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, वो अपने आप वो वहाँ पे गल के डिकम्पोज होके वो ह्यूमस बनते हैं। अब ये जो इनका गलने का काम है, डिकम्पोजिशन का काम है, वो कौन कैरी करता है, वो डिकम्पोजर्स करते हैं। इसमें देखो, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वो इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्ट करते हैं और इनको वो डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद में ये ह्यूमस में बन जाता है, जिससे आपकी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, और एंड ऑल्सो एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। ये हमने सीड डिस्पर्सल ऑलरेडी मैं चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। एनिमल से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं सीड्स, और वहाँ पे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कई सीड्स ऐसे होते हैं, जैसे एनिमल जहाँ बैठा उसकी स्किन पे लग गया, और आगे जाके जहाँ पे वो हिला विला उसकी स्किन से उतर गए, नीचे लग गए, और वो अपने आप वहाँ पे प्लांट ग्रो हो जाता है। इसके कारण देयर फोर एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए जो हमने पढ़ा है फॉरेस्ट में, ये नहीं है कि कार्निवोर्स एनिमल्स की ज़रूरत नहीं है, या ओमनिवर्स की ज़रूरत नहीं है, या आपके हर्बीवोर्स की ज़रूरत नहीं है। सारे एनिमल्स की ज़रूरत है, क्योंकि एक ही दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक की सर्वाइवल के लिए दूसरे के होना ज़रूरी है। ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो वही चीज़ है कि ये इनकी इंटरडिपेंडेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका सबका होना इस दुनिया में ज़रूरी है। फॉरेस्ट इसलिए एक फॉरेस्ट अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम कहलाता है। तो वी विल डिस्कस डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट्स, कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है और डिफॉरेस्टेशन करने से उसके क्या इम्पैक्ट उसका हमारा एटमॉस्फेयर के ऊपर पड़ रहा है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है हमारी डिफॉरेस्टेशन की। व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। बेटे देखो, फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए होते हैं, और उसको हम फॉरेस्ट लैंड कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। तो अब जहाँ पे देखो, अब जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, ह्यूमन यूज़ के कारण, हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं ताकि लैंड हम साफ़ करें, फॉरेस्ट एरिया थोड़ा सा कम करें, और वहाँ पे ह्यूमन अपनी वांट्स को पूरी करने के लिए, अपनी
ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करता है, वहाँ पे खुद रहने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। सो इसलिए जो लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज टू क्लियर लैंड फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इट मीन्स कि जो ह्यूमंस अपने सेल्फिश मोटिव के लिए जो वो ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं, वो ट्रीज को कट डाउन करने के उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब आप देखो, इफ़ यू गो बैक, मतलब ज़्यादा पीछे मत जाओ, 50 ईयर्स बैक जाओ, आप देखो पहले हमारा फॉरेस्ट एरिया अब बहुत ज़्यादा था, या आप नॉर्मल भी बोलो, ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, इन्वायरमेंट बहुत क्लीन था, साफ था, अच्छा था। पर अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण ह्यूमंस को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको वो ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हैं। ट्रीज़ को कट डाउन करें 50 साल पहले और आज की डेट में देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते थे और अब इतने नहीं है। अब आप बच्चों अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के देखो कभी कि क्या 50 इयर्स बैक ट्रीज़ ज़्यादा थे या कम थे, तब ज़्यादा थे या आज की डेट में ज़्यादा है। देन ये दे विल टेल यू कि पहले कितने ज़्यादा होते थे, तब इन्वायरमेंट भी बहुत साफ होता था। अब ऐसे अगर आप और पीछे चल जाओगे 100 इयर्स बैक, तो उस टाइम इससे भी ज़्यादा थे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रीज को कट डाउन हो रहा है, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, राइट। अब ये इस डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है हमारे बहुत सारे ट्री फॉरेस्ट जो है हमारे कम हुए, हमारे फॉरेस्ट रिमूव किए गए। अब ये जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, इफ़ेक्ट्स हैं, अच्छे भी हैं, अच्छे तो नहीं हैं, बुरे ही हैं। तो वो जो इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स सोसाइटी के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर पड़ रहे हैं, वो कौन कौन से वो हम डिस्कस करते हैं। पहला आ जाता है डिफॉरेस्टेशन इन सॉइल क्वालिटी। अब ये देखो ट्रीज़ जो है, ट्रीज़ की रूट्स क्या करती हैं। ट्रीज़ की रूट्स जो है आपको सॉइल इरोजन में हेल्प करती है कि सॉइल को इरोड होने नहीं देती, एक जगह पे सॉइल को पकड़ के रखती है, जिसके कारण क्या है कि हमारी सॉइल एक जगह पे रहती है और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी हमारी कम नहीं होती है। एक जगह से सॉइल विंड या वाटर के फ्लो से, बहाव से इधर से उधर नहीं जाती है। रूट्स जो है ट्रीज़ के वो उनको पकड़ के रखती है, जिसके कारण क्या वहाँ पे पानी भी लगता है। वहाँ पे जब आपके ट्रीज़ लगेंगे तो वहाँ पे जो आपके ड्राई लीव्स वगैरह गिरते हैं या प्लांट्स जो आपके एनिमल्स जो डाई कर जाते हैं, उनसे अपने आप ही डिकम्पोजिशन के बाद में वहाँ पे ह्यूमस बनती है और उससे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, ट्रीज़ अगर हम कट करते हैं, तो उससे जो आपकी सॉइल की क्वालिटी जो है इतनी इम्प्रूव नहीं होती और सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है। देन कम्स नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन एंड ग्राउंड वाटर। अब देखो डिफॉरेस्टेशन और क्या है कि प्लांट्स जब हम ट्रीज़ लगाते हैं तो जो आपकी वाटर, हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उनको वाटर देते हैं, पानी देते हैं उनको, या फॉरेस्ट में भी पानी उनको मिलता है, नेचुरल पानी। उनको जब पानी मिलता है तो उनकी रूट्स क्या करती है, वो पानी को अब्जॉर्ब करती है और वो रूट से लेके पूरा ऊपर लीव्स तक वो पानी जाता है। और जो एक्सेस वाटर होता है वो हमारे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स डिस्चार्ज कर देते हैं। अब ये क्या कि जब हमारा पानी हम प्लांट्स में मॉइस्चर होता है, जब हम प्लांट्स को, ट्रीज़ को पानी देते हैं तो रूट्स में पानी जाता है। जो एक्सेस वाटर होता है वो नीचे भी आपका पानी, जब बारिश हो रही है, कुछ हो रही है, तो पानी सॉइल में सीप करेगी और सॉइल से वो नीचे जो है अंडर द ग्राउंड वो चला जाता है। वाटर टेबल आपका रिचार्ज हो जाता है, जिससे आपकी शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं होती। जो आजकल आप देखो जब अब डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो कितनी जगह पे पानी की शॉर्टेज हो रही है। तो ऐसे डिफॉरेस्टेशन के कारण पानी की जो शॉर्टेज हो रही है, और कि वो जो है ट्रीज़ उसको प्रिवेंट करते हैं वाटर की शॉर्टेज को, वाटर टेबल को भी, ग्राउंड वाटर को भी वो रिचार्ज करते हैं। नेक्स्ट कम्स डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। अब जो है
जो आपकी फॉरेस्ट है, हम पहले पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट बेसिकली वो होम है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स का और प्लांट्स का, है ना। तो वो फूड एंड शेल्टर दोनों देते हैं। अब जब हम ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को जब हम कट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे प्लांट्स के नंबर भी कम हो रहे हैं और हमारे एनिमल्स को रहने की जगह नहीं मिल रही है, उनका घर हम उनसे छीन रहे हैं। इसीलिए अब आप देखते हो न्यूज़पेपर में आता है या आपको इधर उधर से पता भी चलता है कि कई बार आप देखो चीता आ गया रेजिडेंशियल एरियाज़ में, या मंकीज़ अब आप इजीली देख लोगे आप रोड्स पे। ये सारे एनिमल्स कहाँ होते थे, ये फॉरेस्ट में रहते थे। जब इनके रहने की जगह हम ट्रीज़ हम कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट हम रिमूव कर रहे हैं, तो उनको रहने के लिए जगह उतनी नहीं मिल रही, उनका खाना पाना भी उतना नहीं मिल रहा है। इस कारण वो अपनी जगह से निकल के वो दूसरी जगह पे आ रहे हैं, कहीं और अपना रहन सहन एरिया वो सोच बनाने की देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इस कारण जो है अब ये रेजिडेंशियल एरियाज़ में या बाकी ओपन स्पेसेस में फॉरेस्ट के बाहर एनिमल्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफॉरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये आज की डेट में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। अब देखो लाइक दिस ईयर इन इंडिया, जब नॉर्दर्न रीजन में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी है विंटर्स में, एंड समर्स अर्ली आ गई, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, ट्रीज़ कट हो रहे हैं। ट्रीज़ का क्या काम है, ट्रीज़ का आप पहले पढ़ चुके हो कि प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन करते हैं ना। तो अब जब ट्रीज़ का नंबर कट हो रहा है तो मीन्स हम जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, वो सारी की सारी प्लांट्स इनहेल नहीं कर रहे हैं, और हम ऑक्सीजन जो प्लांट्स एक्सहेल कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं। इसका मतलब जो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो रेशियो बढ़नी शुरू हो गई। उसके कारण क्या हो रहा है कि टेम्परेचर में राइज हो रहा है, आपके यहाँ गर्मी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर राइज होने के कारण गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। इसी के कारण जो है अब गर्मी हमारी ज़्यादा पड़ रही है और अगली आ रही है। ठीक है, सो ये ग्लोबल वार्मिंग का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो हमें इजीली सबको आज की डेट में हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कम्स डिफॉरेस्टेशन एंड फ्लड्स। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है। जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो पानी को लेती हैं और पानी को रोकती हैं एक जगह पे, वो इधर उधर जाने नहीं देती। वो जब पानी की ट्रीज़ की रूट से पानी को, रेन वाटर को रोक के रखती हैं, उससे क्या होता है, फ्लड्स के चांसेस कम हो जाते हैं। पर जब आप ट्रीज़ ही कट कर रहे हो तो वो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है ट्रीज़ की रूट्स की, कि वो पानी को रोक के रखते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। जब वो ख़त्म हो रही तो इसी के कारण क्या हो रहा है कि वाटर का जो फ्लो है वो चलता जा रहा है और उससे फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट इसके डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है बेटा, अब बारी आती है कि ये तो हमने डिफॉरेस्टेशन की इफ़ेक्ट्स तो हमने पढ़ लिए, तो अब है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट कैन बी डन टू कंजर्व फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमें कुछ करना भी तो पड़ेगा ना, ताकि ये सारी दिक्कतें हमें फेस ना करनी पड़े। तो चलो वो देखते हैं कौन सी हमने स्टेप्स हमें लेने चाहिए, कौन से हम मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ देखो, people's participation in the conservation of forests is of vital importance, so we must get them involved in the task. अब देखो कोई भी काम है, जब तक आपकी सबकी कॉपरेशन, ह्यूमन बींग्स की कॉपरेशन, कल ही गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकती जब तक ह्यूमन बींग्स उसको एक्टिविटी को कॉपरेट नहीं करें। तो इस चीज़ के लिए हम सब लोगों को गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना चाहिए, ताकि हम अपने ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें। ठीक है, द कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट मस्ट बी स्टॉप्ड एट ऑल कॉस्ट, इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड।
वो कह रहे का क्या है कि जो आपके ट्रीज कट हो रहे हैं उनको किसी भी कीमत पे रोकना चाहिए, कि हम उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ चुके हैं, उसके बहुत ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं। सो उन सारे इफ़ेक्ट्स को बचाने के लिए हमें जो है हर कीमत पे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि हम मतलब बिना मतलब के फॉरेस्ट को नहीं काटा जाए। तो अब ये हम फॉरेस्ट को जब हम कट कर रहे हैं, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके साथ हमें कुछ करना भी चाहिए। व्हाट वी कैन डू, जैसे अफॉरेस्टेशन और स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव शुड बी लॉन्च्ड ऑन ग्रैंड स्केल। अब देखो, जो आपकी अफॉरेस्टेशन मीन्स, पहले हमने डिफॉरेस्टेशन की, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज एंड अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ये दोनों ऑपोजिट है। अफॉरेस्टेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अफॉरेस्टेशन या स्पेशल प्रोग्राम जैसे वन महोत्सव है, नॉर्मली ये वन महोत्सव जो है वो रेनी सीजन में होता है, तो यहाँ पे क्या ये बड़े स्केल पे ये शुरू करने चाहिए कि ट्रीज़ की प्लांटेशन ज़्यादा होनी चाहिए। अब वैसे मैंने देखा आजकल अब लोगों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण उनके इम्पैक्ट देख के नॉर्मल सिविलियंस भी उनमें ज़्यादा जागरूकता जागने लगी है, और वो अपने आप ही जहाँ पे उनको लगता है कि स्पेस है वहाँ पे वो प्लांट्स को लगा रहे हैं, ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो, साफ हो। ठीक है, ऐसे वी ऑल शुड डू। देन कम्स सेलिब्रेशंस ऑफ ऑल फंक्शंस फेस्टिवल्स शुड प्रोसीड विद ट्री प्लांटेशन। अब देखो, हम जैसे कई लोग तो करते भी हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। जब कोई आपका फंक्शन आ गया या आपका कोई फेस्टिवल आ गया, उस फंक्शन या फेस्टिवल को ज़्यादा अच्छा सेलिब्रेट करने के लिए आप वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करो। नॉर्मली व्हाट हैपन्स, आजकल मैंने देखा है, मतलब लोग जो है, लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, अब लोग समझने लगे हैं। ऐसे और जगह भी होनी चाहिए, सारी जगह पे लोग, सब लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि जब उनके कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, लाइक देयर मैरिज एनिवर्सरीज और या देयर किड्स बर्थडे और देयर ओन बर्थडे, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो उन्होंने सेलिब्रेट करनी है, वो उस दिन वो ट्री प्लांटेशन से स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। ये बहुत अच्छा जो है आपका स्टार्टअप है कि आपको करना चाहिए, ऐसे अपने फंक्शंस को सेलिब्रेट करो, ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन हो, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले, और आपका जो है सब कुछ अच्छा हो, हमारा ग्रीन इन्वायरमेंट भी। देन कम्स कटिंग ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस शुड बी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड। जो टिम्बर काटते हैं या और फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसको जो हम बिल्कुल रूट से काटते हैं, उनको हमें स्ट्रिक्टली रोकना चाहिए, ताकि हमारे ट्रीज जो है वो हमारे कम ना हो, डिफॉरेस्टेशन ना हो। देन कम्स वेस्टेज ऑफ टिम्बर एंड फ्यूल वुड शुड बी अवॉइडेड। Alternate sources of energy such as biogas should be used to supplement fuel wood. अभी देखो, जो टिम्बर है या फ्यूल वुड है हम वेस्ट करते हैं, वो अनड्यूली वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसकी बजाय आप कुछ और अपना कुछ ऑल्टरनेट सोर्स लगाओ ना, जैसे आजकल बायोगैस है, देन सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उन चीज़ों को यूज़ करो जो आपके पास है, अवेलेबल है, सो डैट दीज फ्यूल वुड जो हमारा है या टिम्बर है, उसको हम यूज़ ना करें, इन चीज़ों को हम यूज़ करें। दैट शुड बी मोटिवेटेड। ठीक है, नेक्स्ट कम्स फॉरेस्ट फायर्स शुड बी प्रिवेंटेड। जो फॉरेस्ट फायर्स हैं उनको प्रिवेंट करना चाहिए। अब देखो, जैसे हमारी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, फॉरेस्ट में नीचे आपके जो ड्राई लीव्स वगैरह नीचे गिरे हुए हैं, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, अपने आप ही ज़्यादा गर्मी के कारण, ज़्यादा राइज इन टेम्परेचर के कारण वो अपने आप भी फॉरेस्ट में आग लग जाती है, या कोई आपने मैच स्टिक गलती से वहाँ पे गिर गई, कुछ हो गया, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली आपसे गिर गई, और उससे वो आपने थोड़ी वहाँ पे ड्राई लीव्स ने आग कैच कर ली, और उससे वो आग फॉरेस्ट फायर बन जाती है, आग आगे फैल जाती है। ऐसे ही लोग कई बार गार्बेज घेर देते हैं नियर बाय, तो उसमें आग लगाई और उससे भी आग वो फैल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को प्रिवेंट करनी चाहिए। ठीक है,
Next comes pest and diseases of the forest trees should be controlled chemically and biologically. जो आपके फॉरेस्ट में आपकी फॉरेस्ट्रीज के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होने चाहिए या डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई केमिकल्स आप जो लगा रहे हो, दवाइयाँ डाल रहे हो, वो जो डाल रहे हो डालनी चाहिए, पर वो उनको वो डालनी चाहिए ताकि जिनके ऊपर कोई ट्रीज़ के ऊपर कोई उनका एडवर्स इफेक्ट ना हो। ठीक है। देन कम्स ग्रेजिंग ऑफ कैटल इन फॉरेस्ट शुड बी डिस्करेज्ड, ग्रासलैंड शुड बी रीजनरेटेड। अब देखो जो फॉरेस्ट में आगे आगे व्हाट पीपल डू, वो अपनी कैटल को ग्रेज करने के लिए उनको वहाँ पे छोड़ देते हैं और वहाँ पे वो प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स वो खा लेते हैं अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए। बट दैट शुड बी डिस्करेज्ड, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय ग्रासलैंड्स बनाने चाहिए जहाँ पे सिर्फ ग्रास लगी हो, वहाँ पे आपके जो है जो कैटल है लोग आराम से अपनी ग्रेस करवाएं और वो ग्रास ऑटोमेटिकली लगती रहती। देन कम्स रीफॉरेस्टेशन ऑफ द डिफॉरेस्टेड एरिया शुड बी अंडरटेकन। अब ये थर्ड टर्म आ गई रीफॉरेस्टेशन। एक हमने डिफॉरेस्टेशन किया, एक हमने अफॉरेस्टेशन किया, नेक्स्ट इज रीफॉरेस्टेशन। नो, डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग ऑफ ट्रीज, अफॉरेस्टेशन इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड रीफॉरेस्टेशन इज जो हमने हमारे जो फॉरेस्ट है उनको रीजनरेट करने के लिए, कि वो जो फॉरेस्ट हमारे ख़राब हो रहे हैं उनको दोबारा वहाँ पे प्लांट्स लगाए जाए, ट्रीज़ लगाए जाए ताकि दोबारा वो फॉरेस्ट बने। ठीक है। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन शुड बी डन इन एरियाज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। अब जो हमारे कहीं है कि हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं और वो इतने फर्टाइल अब नहीं रहे, दे आर नॉट फिट फॉर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स। वहाँ पे क्रॉप्स की इतनी ज़्यादा है, आपकी प्रोडक्शन नहीं होती है, नहीं वो फिट रहे, उनमें इतने आपकी फर्टिलिटी नहीं रही लैंड की, तो उस लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। वो ट्रीज़ लगाने का क्या फ़ायदा होगा कि वो जब आप ट्रीज़ लगाओगे, एक तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, दूसरा आफ्टर सम टाइम अपने आप वो लैंड आपका फर्टाइल होने लगता है। तो वो ऐसे एरिया को ऐसे ही आइडल नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ पे आप ट्रीज़ लगाना चाहिए। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.